साथियों, भारत की आवाज़ में हम आपको सहारा के रियलिटी के बारे में बता रहे हैं कि आखिर सहारा इतनी बड़ी कंपनी था, इसके पैसे कहाँ गए, पैसे क्यों नहीं मिल रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है। ऐसे तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिले हैं, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि बहुत से वीडियो हैं गलत, उनको कुछ पता ही नहीं है, उल्टे पुल्टे ऐसे वीडियो डाल देते हैं। लेकिन अब आज हम आपको जो हमें जानकारी है आपको मैं बता रहा हूँ। सन 2007 या 8 की बात है, मैंने 2010 से पहले है। सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन नाम से दो कंपनी इन्होंने खोला था। तो इसके लिए इन्होंने पब्लिक से पैसे इकट्ठे किए थे। सेबी का कहना है कि इसने 24,000 करोड़ रुपए पब्लिक से इकट्ठे किए थे। इकट्ठे किस लिए किए थे? इन्होंने उसमें ये बताया था कि ये जो पैसे हैं इसको बाद में ये डिवेंचर बनेंगे, ये शेयर मार्केट में लिस्ट होगा और शेयर मार्केट के हिसाब से पैसे बढ़ेंगे, आपको बढ़े हुए पैसे मिलेंगे। ऐसा सहारा ने किया था, वादा भी किया था और ये बात सच भी है, किया था। मगर क्या हुआ कि 2006-07 की बात है, भारतीय जीवन बीमा ने एक पॉलिसी लाया था जो कि शेयर मार्केट से लिंक था। उस पॉलिसी में एजेंटों ने या जो ऐसे लोगों को बताया कि आप 10,000 रुपये लगातार 3 साल जमा करो और आपको 3 लाख मिलेंगे या 30 लाख मिलेंगे। इस तरह से दुनिया भर के दावा करके, उल्टे सीधे बात बोल करके उन्होंने ये बताया कि शेयर मार्केट आज इतना है, 8,000 है, कुछ दिन बाद 20,000 पहुँच जाएगा तो इतना बढ़ जाएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि शेयर मार्केट जब डाउन होगा तब क्या होगा। तो लोग इससे अनुभवी थे और लोगों ने शेयर मार्केट में पैसे लगाए और उसमें सभी को नुकसान हुआ। जिसने 30,000 डाले उसको मिले, किसी को 22,000, किसी को 18,000, किसी को 25,000 ऐसे मिले हैं, क्योंकि वो शेयर मार्केट से लिंक था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सहारा के जो सुब्रत राय थे उनको ये समझ में आया कि यदि इसको हम शेयर मार्केट से लिंक करवाते हैं तो हमने जो ग्राहकों को जो वादा किया 10% या 11% जो भी ब्याज देने का, तो यदि शेयर मार्केट से लिंक करवाते हैं तो जो हाल भारतीय जीवन बीमा के जो पॉलिसी का हुआ है उसका हाल यही हो सकता है। यदि मार्केट डाउन हो जाएगा तो डिवेंचर का रेट घट जाएंगे तो पब्लिक को नुकसान होगा, हमारे निवेशक टूट जाएंगे। ये सोच कर उन्होंने क्या किया कि सेबी के पास उन्होंने लिस्टेड नहीं करवाया। ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उन्होंने वादा तो किया था अपने घोषणा पत्र में कि हम इसको शेयर मार्केट से लिंक कराएंगे, लेकिन उन्होंने लिंक नहीं कराया। कानूनी तौर पर तो ये गलती है। अब इसी बात को सेबी ने पकड़ लिया। मगर सहारा ने जो ये जो स्टेप उठाया था आम पब्लिक, आम निवेशकों को ध्यान में रखते हुए कि ताकि हमारे निवेशक को कम से कम नुकसान हो, इस मकसद से उन्होंने ऐसा किया था। तो उनको शेयर मार्केट में लिंक नहीं करने का उद्देश्य तो अच्छा ही था, मगर कानूनी तरीके से जायज़ था। सेबी ने यही आरोप लगाया कि आपने पब्लिक को गुमराह करके पैसे इकट्ठे किया। इस पर केस चलाया, कई तरह के केस चलाया। इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इन्होंने अपने पैसे को ही अलग अलग नाम से डाल दिया। तो 2012 में भी जो से की, उसके बाद तक केस चलता रहा। फिर अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि आपने पब्लिक से 24,000 करोड़ रुपया इकट्ठा किए हैं, तो 24,000 करोड़ रुपया आप सेबी के पास जमा करो, सेबी उस पैसे को सभी निवेशकों को लौटाएगा। ऐसा आदेश दिया। तो ऐसा जब आदेश दिया तो उस टाइम सारा काम एजेंटों के जरिए होता था। तो इन्होंने क्या किया कि अपने सभी एजेंटों को सक्रिय कर दिया और जो भी सहारा रियल एस्टेट या इस तरह से जो जिस पे कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया था उन सबसे जो निवेशकों के पैसे क्या किए, उन दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिए। दूसरे कंपनी में वो वहाँ तक उन्होंने दिखा दिया, वो फलर दिखा दिया और दूसरे कंपनी में सेम ब्याज पर, सेम रेट पर उसने ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या हुआ कि सेबी ने तो पैसे लिए थे 24,000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए, लेकिन इन्होंने 24,000 करोड़ रुपये एक बार जमा नहीं किए। इस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। फिर दूसरी बात, इन्होंने सहारा ने क्या किया कि जो निवेशकों से पैसे इकट्ठे किए थे, इस पैसे को इन्होंने अम्मी वैली पुणे में लगा दिया। पुणे में इनका करीब 10,500 एकड़ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, जो बहुत ही मतलब रमणीक जगह उन्होंने बनाया है। बड़े बड़े
लोगों को विश्राम स्थल के लिए कई तरह के रियल एस्टेट बनाया इन्होंने, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो इन्होंने पैसा सारा वहाँ लगा दिया। लेकिन जब सहारा ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको 24,000 करोड़ रुपए जमा करना है, जब जमा नहीं कर पाया ये, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन्होंने ये भी दिया कि वे अमी वैली को हम नीलाम करेंगे। इस तरह से कई साल तक एक केस चलता रहा। अमी वैली का विकास नहीं हुआ और ये प्रोजेक्ट वो भी पूरा नहीं हुआ, ये बेच भी नहीं सके वो। इस प्रकार से अमी वैली वहाँ फंस गया। लोग खरीदार तो थे, लेकिन खरीदार इसलिए नहीं मिले क्योंकि अब वहाँ मामला चला गया था कोर्ट में। फिर अंत में उन्होंने अमी वैली को सहारा के अंदर सौंप दिया, तो पब्लिक के सारे पैसे चले गए, वो अमी वैली में चले गए। लेकिन बात ये है अब कि इन्होंने जो सेबी ने जो 24,000 करोड़ रुपये लिया था निवेशकों को लौटाने के लिए, इसने क्या किया? इसने अभी तक जो रिकॉर्ड के अनुसार इसने मात्र 109 करोड़ रुपये ही निवेशकों को वापस किया है। आखिर बाकी पैसे वापस क्यों नहीं किए, ये आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा। बाकी पैसे वापस इसलिए नहीं किए कि कोई निवेशक लेने वाला था ही नहीं, क्योंकि जो पैसे लोगों ने सहारा में जमा उत्तम किए थे, तो आप तो दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिए। तो जो दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो गया, तो वहाँ तो कोई निवेशक दे नहीं सकता। अब वही पैसा सुब्रत राय ने ये बोला कि वो पैसे आप हमें दे दो, हम उनको पब्लिक को ब्याज समेत 1 रुपये ब्याज समेत लास्ट तक पैसे देंगे। लेकिन सेबी ने ये बात नहीं मानी, वो सरकार ने भी ये बात नहीं मानी, इन पर केस चलता रहा। जबकि लास्ट तक से सहारा श्री ने यही कहते रहे हैं कि जो 24,000 करोड़ रुपया है वो रीपेमेंट का मामला है, वो पेमेंट मैंने पहले कर दिया है, तो वो पैसे हमें वापस करें। तो जो हमारे सहारा के जो निवेशक हैं, जो अन्य सोसाइटी में हैं, वो अन्य सोसाइटी में अभी जो निवेशक हैं, ये वही निवेशक हैं जो पहले हाउसिंग बोर्ड में, हाउसिंग में और रियल एस्टेट में थे। उन्होंने ट्रांसफ़र करके दूसरे सोसाइटी में कर लिए। इसमें बहुत से सोसाइटी वाले को बाद में पैसे बेनिफिट जैसे भी उनको मैच्योरिटी हुआ मिल गया। बहुत लोगों ने एजेंटों के अपनी सहमति से उसको आगे के लिए बढ़ा दिया, और वही पैसे फंसे हुए हैं। तो सवाल ये है कि जब सहारा श्री जब ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे पैसे दो, हम 1 पैसे ब्याज समेत वापस कर रहे हैं, तो बीच में अमित शाह जी को टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? इन्होंने 5,000 करोड़ रुपया मांगा तो ठीक है मांगा, तो वो अपनी निगरानी में, इनको चाहिए था कि अपनी निगरानी में पैसा, सरकार की निगरानी में पैसा बांटे और सहारा श्री बांटे पैसा। लेकिन यहाँ तो डील हुआ है, यहाँ सहारा और सरकार के बीच डील हुआ है। क्यों? कि जो इन्होंने जो पोर्टल बनाया है उसमें सिर्फ ये लिखा है, भरना है आपने जो अमाउंट जमा किया है, मैच्योरिटी अमाउंट का कोई जिक्र नहीं किया है। हमने यहाँ तक सुना है कि जो ब्याज समेत मैच्योरिटी अमाउंट भरा है उनके फार्म रिजेक्ट भी हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों भाई? ये बात तो अमित शाह को जब इन्होंने बोला था कि हम सबको 10,000 रुपये देंगे, तो बाकी पैसे कब मिलेंगे? सहारा के जो बाकी किसी को 10 लाख रुपया तो उसको, जिसको 1 लाख रुपया उसको भी 10,000 देंगे, वो ठीक है, पहली बार में आप देते हैं मान लें ट्राई के लिए, लेकिन बाकी पैसे कब देंगे? ये अमित शाह जी पब्लिक के सामने आके बताएं कि पैसे वो ब्याज समेत देंगे कि नहीं देंगे। नहीं देंगे तो भी बताएं कि भाई हम नहीं देंगे, देंगे तो भी बताएं। लेकिन ये सारा गोल मोल क्यों है? एक गोल मटोल क्यों हो रहा है? स्पष्ट क्यों नहीं है? क्यों कि ये 2024 के चुनाव की रणनीति के तहत इन्होंने किया है कि हम 10,000 रुपये लोगों को दे करके और बाबा ही लूट लेंगे कि हमने तो लोगों को पैसे दिला दिए। लेकिन पब्लिक को सब पता है कि जो 10 लाख रुपये जमा किया है, जो 5 लाख जमा किया है, क्या 10,000 में संतुष्ट हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। तो इसलिए ये सरकार को ये बातें क्लियर करना चाहिए कि ये पैसे ब्याज समेत मिलेंगे नहीं मिलेंगे। आखिर जो भी पैसे जमा किए हैं अपने बढ़ोतरी के लिए जमा किए थे, तो उनको जो मैच्योरिटी अमाउंट जो बनता है प्लस 2023 तक जो भी उनका ब्याज बनता है, उनको ब्याज तक मिलना चाहिए, ब्याज के साथ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप ये बताइए। क्या आपको ये नहीं चाहिए पैसा? हर किसी को चाहिए पैसा, और ब्याज समेत चाहिए, वो कैसे मिलेगा? ये बातें आप सब मिल करके सरकार के पास आवेदन करिए, भाजपा सरकार के पास, मोदी सरकार के पास, अमित शाह जी के पास, उनके पास मेल के जरिए, पत्र के जरिए उनके पास पूछिए कि भाई बाकी यदि आपने सहारा से आप समझौता किया है, यदि आपने पैसे बांटने के लिए आपने जिम्मेदारी लिया है, तो उसके ब्याज और मैच्योरिटी तक के जो अमाउंट है और जो ब्याज है 2023 तक, वो कब देंगे, कब तक देंगे, कहाँ से देंगे?
ये भी तो पब्लिक को सामने पता होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल मौन है। जैसे पहले कहते थे कि तो मनमोहन सिंह को कहते थे मौनी बाबा, क्यों मौनी बाबा है? तो ये 12 करोड़ निवेशकों का मामला है, इस पर अमित शाह जी मौन क्यों हैं? साफ खुले में आकर उनको बताना चाहिए कि हाँ पैसे ब्याज समेत पैसे निवेशकों को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यदि वो कह दें कि नहीं मिलेंगे तो वो पब्लिक आगे देखेगी और उसके हिसाब से वो आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन यहाँ तो सारा गोल मटोल है। लेकिन इसलिए मैं सभी निवेशकों से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसके लिए लड़ने के लिए आगे तैयार रहें। या तो आप 10 लाख के बदले आप 10,000 रुपये लेकर संतुष्ट हो जाएं, या फिर आगे आप लंबी लड़ाई लड़ने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। बेशक आपने फार्म भर दिया है, लेकिन फार्म में ये भी साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि दावा अमाउंट तक, आपने मान लिया कि आपके 25,000 का दावा है, तो दावा अमाउंट तक आप कहीं क्लेम नहीं कर सकते। तो दावा अमाउंट के बाद का जो है हमारा जो ब्याज बनता है, जो मैच्योरिटी अमाउंट बनता है, उसको तो हम कर ही सकते हैं ना। उसमें तो कहीं नहीं लिखा कि भाई दावा अमाउंट के बाद वाले को आप नहीं करोगे। तो इसलिए दावा अमाउंट तक मान लीजिए यदि हमने 25,000 रुपये हमारा दावा किसी का जमा है, 25,000 का दावा किया है, तो ठीक है वो पैसे मिल जाएगा, उसका हम दावा नहीं करेंगे, लेकिन उसके आगे का तो हम दावा करेंगे ना। इसलिए आप लोग इसके बात के तैयार रहिए, सोचिए विचारिए, और हर हाल में ये पैसे हमें लेना है। अभी आपको लड़ना पड़ेगा, चाहे कोर्ट में जाना पड़े या सरकार से लड़ना पड़े, आप इसके लिए तैयार रहिए। और भाइयों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे की रणनीति आप तैयार रखिए। आपको जो पैसा मिलता तो मिलता ही है, पता नहीं 10,000 भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हमें जो पता लगा क्लियर, हमें किसी ने बताया है कि जिन्होंने पूरे अमाउंट लिख दिया है, मैच्योरिटी अमाउंट लिख दिया है या ब्याज वाला भर के लिख दिया है, उनके फार्म रिजेक्ट हो रहे हैं। इससे सरकार की मंशा का साफ पता चलता है कि ये क्या चाहते हैं। तो हमें इन पर ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, हमें आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, अपने दम पर आपको लड़ना पड़ेगा, और आपको एकजुट होना पड़ेगा। दोबारा आपको लड़ना है, और इसके लिए जहाँ भी आपके जो क्षेत्र में एमएलए हैं, जो विधायक हैं, जो विपक्ष के हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मोदी सरकार गलत है, तो भाई पब्लिक के हित के अंदर में ये बात भी आप सरकार के सामने उठाइए, सरकार से प्रश्न पूछिए। ये विपक्ष का भी जिम्मेदारी बनता है कि सरकार से पूछें कि आखिर भाई आप पब्लिक को धोखा क्यों दे रहे हो। आप आम पब्लिक को जो ब्याज समेत पैसे मिलेंगे तो सहारा देगा या आप देंगे तो कैसे देंगे, ये भी बताइए। धन्यवाद।